गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों। चलो अभी जैसा हम लोग तुम जान रहे हो कि अभी रोटेशन मोशन चल रहा है। रोटेशन मोशन में हम लोग टॉर्क इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह हर तरह से पढ़ चुके हैं और रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब हम लोग रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन एक टॉपिक रह गया है, इसमें इसको आज देख लेते हैं। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो चलो हेडिंग दो बच्चा, rolling on inclined plane। चलो इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। फिगर ड्रॉ कर लीजिए आप सब लोग। देखो ये मान लो कोई रोलिंग बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, इसका मास m है, रेडियस r है। ये जो रोलिंग और ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, यहां लिख लेते हैं बेटा, रफ प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है और इतना सफिशिएंटली रफ है ये सरफेस कि अगर हम इसके ऊपर कोई बॉडी को रेस्ट से छोड़ते हैं तो वो नीचे रोल करने के दौरान स्लिप नहीं करेगा। मतलब एक खास लिमिट से कम फ्रिक्शन होगा ना, स्मूथनेस अगर कम होगा तो वो स्लिप भी कर सकता है, लेकिन अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन हो, एक खास लिमिट से ज्यादा फ्रिक्शन हो तो उसमें स्लिपिंग नहीं आएगा। तो ये जो रोलिंग बॉडी है बेटा, ये रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले सरफेस के केसेस में पढ़े वैसा ही केस यहाँ पर है। तो चलो अब जब बॉडी को हम लोग यहाँ से रेस्ट से छोड़ेंगे तो ये रोल करता हुआ जब नीचे आएगा तो नीचे इसके सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन होगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पे कितना बड़ा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं। तो चलो उसके लिए जैसे क्वेश्चन पहले बनाते थे हम लोग कि इस पे फोर्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा, टॉर्क इक्वेशन लिखना पड़ेगा और नो स्लिपिंग का कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो चलो वन बाय वन करके हम लोग सारा कुछ देख ले बेटा। तो सबसे पहले फोर्स इक्वेशन वगैरह लिखने के लिए हम लोग को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है बताओ। वेरी सिंपल, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर एक नॉर्मल लगेगा, राइट। सेंटर ऑफ मास पर एक mg भी लगेगा डाउनवर्ड, लेकिन मालूम है कि अगर रफ इंक्लाइन सरफेस हो तो उस केस में mg को रिजॉल्व करते हैं। तो mg का एक कॉम्पोनेंट इधर कितना बोलो, mg साइन थीटा बच्चा, और mg का कंपोनेंट इस दिशा में लगेगा mg cos थीटा। तो देखो ग्रेविटी फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, अब क्या बचा, रफ सरफेस पर है तो फ्रिक्शन भी तो लगेगा इस पर। तो अब बेटा यहाँ पे एक संभावना है कि कांटेक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लगेगा या ऊपर की तरफ लगेगा। तो वैसे तो तुम लोग समझ सकते हो, लेकिन देखो तुमको हम बताते हैं कि जैसे मान लो कि अगर कोई बॉडी है और इसके ऊपर तुम अगर कोई फोर्स लगाते हो तो अगर सेंटर ऑफ मास पर कोई फोर्स लगाओगे तो उसमें कोई रोटेशनल टेंडेंसी वो जनरेट नहीं करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, लेकिन उसमें ट्रांसलेशनल टेंडेंसी जनरेट करेगा। तो सोचो अगर इसके सारे पॉइंट में ट्रांसलेशन आने का टेंडेंसी है तो जो उसका कांटेक्ट पॉइंट है वो भी ट्रांसलेट होना चाहेगा। तो वो अगर आगे की तरफ लेफ्ट साइड अगर वो ट्रांसलेट होना चाहेगा तो उसके इसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ। तो यहां भी देखो बेटा, नॉर्मल mg cos थीटा को तो कोई मतलब नहीं है, तो बैलेंस किया हुआ है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पर mg sin थीटा लग के और इसको प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है इसलिए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन डाउन अलोंग द प्लेन देगा, जिसकी वजह से कांटेक्ट पॉइंट भी फिसलना चाहेगा नीचे की तरफ, जिसकी वजह से उस पर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है। अच्छा दूसरी बात बेटा, इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि मान लो कि तो फ्रिक्शन सचमुच में डाउन अलोंग द इंक्लाइन लग रहा है और तुम उसको अप अलोंग द इंक्लाइन वाले, कोई बात नहीं है। अगर तुम डायरेक्शन गलत ले लिए हो तो उसी के हिसाब से तुम सॉल्व करो, फाइनल आंसर में तुम्हारा नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन आने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड वाइज सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। तो चलिए यहां पर हम लोग फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ मान लो। और बेटा देखो अगर सारा फोर्स इक्वेशन लिख लिए तो सेंटर ऑफ मास को नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, चलो उसका नाम ए कर देते हैं, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान लो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा कर देते हैं। तो अब हम लोग इस पर लगने वाले फोर्स इक्वेशन को और टॉर्क इक्वेशन को लिखते हैं। तो देखो बेटा क्या क्या फोर्स लग रहा है बोलो, डाउन अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा, इधर है फ्रिक्शन फोर्स, तो चूंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए mg cos थीटा mg sin थीटा को पॉजिटिव और फ्रिक्शन को नेगेटिव मान। चलो फोर्स इक्वेशन लिख लो। फोर्स इक्वेशन गिव्स
mg sin थीटा डाउन along the incline और फ्रिक्शन अप along the incline इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 बेटा। अब हम लोग इस पे टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे। टॉर्क इक्वेशन गिव्स टोटल टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। तो देखो बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखना चाह रहे हैं, तो mg sin थीटा सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इसका मतलब कोई टॉर्क नहीं पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि mg sin थीटा का सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो इसका कोई टॉर्क नहीं, नॉर्मल का कोई टॉर्क नहीं, mg cos थीटा का टॉर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर किसका टॉर्क लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स का। तो देखो टॉर्क का क्या फॉर्मूला? फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो सेंटर ऑफ मास से फ्रिक्शन फोर्स का परपेंडिकुलर दूरी कितना है? r के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर और सेंटर ऑफ मास से दूरी है r, तो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क हो जाएगा F इंटू r, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स Fr गुना r इक्वल टू आई अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे तुमको एक और इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। नो स्लिपिंग का कंडीशन मान के चल रहे हैं, यानी वो स्लिप करते हुए नहीं बल्कि प्योर रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रहा। तो अगर कोई बॉडी प्योर रोल करेगा तो देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो इधर और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है ऐसे, तो कांटेक्ट पॉइंट के बारे में सोचो तो सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन की वजह से या एक्सेलरेशन की वजह से इसको भी एक्सेलरेशन इधर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने की वजह से इसको जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा आर अल्फा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर इस पॉइंट को बिना स्लिप किए जाना है तो उस केस में इसके आगे का एक्सेलरेशन और पीछे का एक्सेलरेशन एक्जैक्टली बैलेंस होना चाहिए, उस पॉइंट का नेट वैल्यू 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर अल्फा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब तुम देखो बेटा यहां पे फ्रिक्शन एक अननोन है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एक अननोन है, एंगुलर एक्सेलरेशन एक अननोन है, 3 अननोन है और 3 इक्वेशन तुम्हारे सामने है। इक्वेशन 1 फोर्स इक्वेशन, इक्वेशन 2 टॉर्क इक्वेशन, इक्वेशन 3 नो स्लिपिंग का कंडीशन। इन तीनों इक्वेशंस की मदद से तुम इसको सॉल्व करो, तुमको जो फाइनल रिजल्ट आएगा हम लिखवाते हैं। यहां से जब सॉल्व करोगे बेटा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां से निकलने वाला है g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर। इसको बॉक्स में डालो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में किस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा। एक तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि यहां से हम सेम मास और सेम रेडियस के कई सारे बॉडी को रोल करने के लिए छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, सिलेंडर है। अगर मान लो कि हम सारे डिफरेंट टाइप के बॉडीज के बारे में सोचें, सबका मास भी सेम है, सबका रेडियस भी सेम है, लेकिन सबका शेप अलग अलग है। तो एक साथ अगर हम उसको इंक्लाइन प्लेन से नीचे रोल करने के लिए छोड़ते हैं तो कौन पहले पहुंचेगा, कौन लेट से पहुंचेगा, यानी किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, किसका एक्सेलरेशन कम होगा। देखो कितना सिंपल है। इस फॉर्मूला को तुम अगर याद कर लो तो तुमको कितना फायदा। तो देखो बेटा हम लोग यूजुअली कौन कौन से बॉडी के बारे में पढ़ते हैं? रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर वगैरह है। तुमको ये चीज पहले से बताया हुआ है कि अगर सबका मास सेम हो और सबका मास रेडियस भी सेम हो तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? रिंग का होता है। और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? वो सॉलिड स्फीयर का होता है। तो तुम देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सॉलिड स्फीयर का मिनिमम हो जाए तो उसके लिए एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का होने वाला है, और इंक्लाइन प्लेन पर अगर रोल करने के लिए छोड़ दो तो सबसे कम एक्सेलरेशन रिंग का होने वाला है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा, तो उसके लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू सबसे कम। तो इससे देखो तो वो क्वेश्चन क्या आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता कि अगर एक साथ सारे बॉडी को रेस्ट से छोड़ दिया जाए तो रिंग सबसे धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हुए नीचे जाएगा और सॉलिड स्फीयर सबसे तेज एक्सेलरेट करते हुए सबसे पहले नीचे चला जाएगा। तो उस केस में तुमसे क्वेश्चन पूछता है बेटा कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा, सबसे कम एक्सेलरेशन किसका होगा। ये सारे क्वेश्चन का जवाब इसी फॉर्मूला में छिपा हुआ है। अब देखो बेटा
यहाँ तो हम लोग अभी सिर्फ एक्सेलेरेशन निकाले हैं। अगर मान लो कि तुमसे इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन का वैल्यू पूछ लिया जाए तो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालने के लिए एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में रेडियस से डिवाइड कर दो, इसका वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। अब क्या बच गया बेटा, फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो तुमको इसी तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू जब तुम कहीं पे मान लो इस जगह पर अगर तुम पुट करते हो एक्सेलरेशन का वैल्यू तो फ्रिक्शन का वैल्यू निकल के आएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा ये तुम्हारे सामने कैलकुलेट करके हम दिखाते हैं। देखो नेक्स्ट ये फॉर्मूला नोट कर लो बेटा कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जब तुम उन तीनों इक्वेशंस की मदद से सॉल्व करोगे ना तो उसका वैल्यू आएगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस mr स्क्वायर बाय ए। अब एक चीज ध्यान से देना, जो एक्सेलरेशन का वाला फॉर्मूला था बेटा उसमें I बाय mr स्क्वायर था और जो फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला है उसमें mr स्क्वायर बाय I है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि जैसा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो चलो उसको क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से डिसाइड होगा कि किस पर फ्रिक्शन का वैल्यू कम, किस पर फ्रिक्शन का वैल्यू, जैसा वैल्यू पुट करोगे वैसा फ्रिक्शन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब एक चीज बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रह गया है कि ये कितना फ्रिक्शन लग रहा है ये तो ठीक है, अब हमको ये निकालना है ना कि मिनिमम कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए कि वो बॉडी स्लिप ना करे, प्योर रोलिंग कर ले। तो उस मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा तुम कितना भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू रख दोगे वो रोल करेगा, लेकिन अगर उस क्रिटिकल वैल्यू से म्यू के वैल्यू को अगर तुम कम करोगे तो वो स्लिप भी करेगा और पार्शियली रोलिंग भी करेगा, यानी ये प्योर रोलिंग ना होगी, रोलिंग विद स्लिपिंग होगा। हाँ, अगर बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो बेटा ना तब तो चलो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है यार। तुम देखे कि अगर कोई बॉडी रोल कर रहा हो, जैसे देखो इसको एग्जांपल से तुम समझो कि मान लो कि अगर ऐसा कोई रोलिंग बॉडी है जिसको कि तुम सरफेस पे इंक्लाइन प्लेन पर छोड़ दिए हो तो क्या क्या फोर्स लग रहा था। mg sin थीटा लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था, mg cos थीटा लग रहा था। अब तुम कह रहे हो कि ये स्मूथ सरफेस हम लेना चाहते हैं, म्यू का वैल्यू है ही नहीं तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। तो सोचो तो ना तो नॉर्मल का कोई टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ना mg sin थीटा का कोई टॉर्क, ना mg cos थीटा का टॉर्क, और फ्रिक्शन है ही नहीं तो किसी भी फोर्स का टॉर्क नहीं है तो इसमें रोटेशन आएगा ही नहीं, प्योर ट्रांसलेशन मोशन आएगा और इसका सारा का सारा पॉइंट बिना किसी के रोटेशन के वो प्योरली ट्रांसलेट होता हुआ। तो ये लॉज ऑफ मोशन का एक सिंपल क्वेश्चन के जैसा नहीं बेटा कि स्मूथ सरफेस पर अगर कोई ब्लॉक छोड़ दे तो नीचे की तरफ जी साइन थीटा उसका एक्सेलरेशन होता है, ये सिंपली वही क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर रफ सरफेस रहेगा तो ये फ्रिक्शन इस पे टॉर्क पैदा करेगा और उसमें रोटेशन भी आएगा। तो ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन, वही एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट हम आपको यहाँ की बात बताना चाह रहे हैं उसका कंपेयर बेटा तुम फ्रिक्शन में जो तुमको पढ़ाए थे ना एंगल ऑफ रिपोज, तुमको याद होगा क्या है एंगल ऑफ रिपोज, जल्दी बताओ। कि अगर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई ब्लॉक रख दिया जाए और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस को इंक्लाइनेशन उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आता है जहां पर जैसे मान लो ये मार्कर है और हम उसको ऐसे उसके इंक्लाइनेशन को बढ़ाते हैं तो बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा इंक्लाइनेशन आता है जहां पर वो मार्कर जस्ट फिसलने की स्थिति में आता है, तो उसका नाम एंगल ऑफ रिपोज टाइप का था ना। तो ठीक उसी तरीके से मान लो कि वहां पे क्या था कि म्यू का वैल्यू फिक्स कर दिया गया था और थीटा को इंक्रीज किया गया था और एक ऐसा थीटा बना लिया गया जहां पर बॉडी जस्ट स्लाइड करने की स्थिति में। ये थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा आपको दिया हुआ है, म्यू के वैल्यू को ऐसा एडजस्ट करना है कि अगर हम बॉडी को रोल करने छोड़ें तो वो प्योर रोल करे, स्लिपिंग बिल्कुल भी ना हो। इसके लिए कितना म्यू का वैल्यू चाहिए ये निकालना है। तो तुम उसको ऐसे सोचो बेटा कि मान लो कि एक रफ इंक्लाइन सरफेस है और उसके ऊपर कोई रोलिंग बॉडी को रख दिए और तुम्हारे पास कोई ऐसा रिमोट है कि तुम उसको दबाते जा रहे हो और सरफेस के फ्रिक्शन का वैल्यू कम होता जा रहा है। तो कम होते 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 एक ऐसे लिमिट पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पहुंचेगा जहां पर उसमें जस्ट स्लिपिंग आने का टेंडेंसी आ जाएगा। तो जस्ट स्लिपिंग आने का टेंडेंसी का मतलब है कि आपको वो लाइसेंस मिल रहा है कि फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर पुट करिए और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल होता है। एक बार फिर से हम लोग
म्यू मिनिमम का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे थे कि अगर म्यू को मिनिमाइज करोगे तो फ्रिक्शन अपने आप लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना, म्यू टाइम्स नॉर्मल। तो तुम अभी जो फिगर बनाए थे बेटा, तुमको याद होगा कि उस पे नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा था और mg cos थीटा इधर लग रहा था। तो mg cos थीटा का वैल्यू नॉर्मल के बराबर होगा कि नहीं? इसलिए यहां से म्यू मिनिमम के वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इसका मतलब है कि mg cos थीटा बराबर mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस mr स्क्वायर बाई आई। तो अब यहां से mg कट कर दिया जाए यहां से, तो जो म्यू मिनिमम की वैल्यू निकल के आएगी वो है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस mr स्क्वायर बाई आई। तो देख लो बेटा, जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन वाले चैप्टर में एंगल ऑफ रिपोज पढ़े थे ना, तो उसमें म्यू का वैल्यू tan थीटा के बराबर था। और यहाँ रोटेशन में इंक्लाइन प्लेन पर फॉर जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग या फॉर नो स्लिपिंग, रोलिंग प्योरली, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मिनिमम म्यू का वैल्यू जो चाहिए उसका वैल्यू है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस mr स्क्वायर बाई। इसको रट लो तुम लोग। और बेटा अब हम लोग इसमें बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करेंगे उसको।